एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक। और आप लोगों को पता है कि मेरा ये जो नोट्स मैं प्रिपेयर करती हूँ वो मैं एनसीईआरटी को सोर्स रखते हुए करती हूँ। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी आरबीएससी की 7th और 9th क्लास की बुक और कुछ और भी मैंने बुक्स जैसे 11 12th की बुक्स हो गई, 6 7 8 की, यानी मेजर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो 7th और 9th क्लास की बुक से लिए हैं। और भी कुछ कुछ अन्य सोर्सेस है जहाँ से मैंने इस जो है वो क्लास को बनाया है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। और इसके अलावा आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के अपलोड होते ही मैं हाथों हाथ आप लोगों के साथ में इसका जो है वो कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को बिना किसी देरी के। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियोस पसंद आती है तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसमें सबसे पहला देखेंगे भौतिक परिवर्तन कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें किसी पदार्थ में केवल उसके भौतिक गुण, जैसे उस पदार्थ की अवस्था हो गई। भौतिक गुण क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ की अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, उसका आकार, उसकी माप, उसका रंग, उसका टेम्परेचर, उसके ऊपर प्रेशर आदि में परिवर्तन होता है। यानी कि केवल और केवल भौतिक गुण बदलते हैं, उसके रासायनिक गुणों में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक गुणों का बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में और दूसरी अवस्था से पुनः वापस प्रथम अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि उत्क्रमणीय। यानी एक से दूसरे में और दूसरे से वापस पहले में, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण जो है वो नहीं होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जल में नमक या फिर चीनी का घुलना। जैसे जल में हम लोगों ने नमक घोला, अब जब हम वापस जो है वो जल में से नमक को प्राप्त कर सकते हैं। चीनी का घुलना, चीनी एक बार घुल गई, फिर अब अगर हम उसको वापस गर्म कर दें तो क्रिस्टलीकरण की क्रिया द्वारा वापस से चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने के बाद में हम लोग जो है वो वापस पानी और पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। फिर आता है कागज का फाड़ना। अब कागज को एक बार फाड़ दिया तो उसको वापस चिपकाना मुश्किल हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ, तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो क्या कागज को फाड़ने पर कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। इसीलिए कागज को फाड़ना कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। उसी प्रकार से कांच का टूटना, हालांकि कांच के टूटने पर वापस हम जो है वो उसको जोड़ के कांच नहीं बना सकते, लेकिन इसके द्वारा कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको जो है वो कह देते हैं, इसीलिए हम इन सभी को जो है वो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल में हमारे सबसे पहला आ जाता है सेव को कट करना। कोई भी चीज को कट करना जो होता है वो हमेशा भौतिक परिवर्तन में आता है। सेव को काटना, पत्थर को काटना, पेड़ को काटना, लकड़ी को काटना, सलाद आदि को काटना, गेहूं को पीसकर छोटे छोटे आकार में दबा देना, पीसना। उसके अलावा बल्ब का जलना, नौसादर यानी कि कपूर, आयोडीन आदि का ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण आदि। आगे हम लोग देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर जो है वो आप लोग, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना भौतिक परिवर्तन में, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी नया पदार्थ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी में एक बार की चीजों में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, सेम टू सेम चीज ही आप लोगों की रहने वाली है ना। तो इसको आप लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, एक से दूसरी में आ सकता है लेकिन दूसरी से वापस पहली में नहीं आ सकता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दूध का दही बनना, तो वापस दही से आप लोग दूध नहीं बना सकते। पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसके अलावा किसी भी चीज का जलना, जैसे कोयले का जलना जिसके द्वारा CO2 का निर्माण होता है, मेहंदी का रचना, ये सारे के सारे परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेव का कटना, तो आप लोग सोचेंगे कि भाई सेव का कटना, कोई भी चीज जो अगर कट जाती है, पत्थर का कटना, पेड़ का कटना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है, क्योंकि इन सभी के द्वारा कोई नया जो है वो प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो है वो
भौतिक परिवर्तन का ही जो है वो उदाहरण हो सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके कुछ अन्य उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के, कि मैग्नीशियम रिबिन का जलना, जैसे मैग्नीशियम रिबिन जल जाता है, मैग्नीशियम का जो टुकड़ा होता है, मैग्नीशियम रॉड होती है, वो जलती है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है और एमजीओ बनाती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। फटाकों का जलना, फटाके एक बार के जल गए, उसके बाद में जो है वो उसके द्वारा गैस उत्पन्न होती है, तो गैस उत्पन्न होना, कोई नई चीज, नया प्रोडक्ट मिल रहा है ना, कि भाई फटाकों के फटने से या फटाकों के जलने से गैस बन जाती है और जो है वो उसमें धुआं निकलता है, तो वो नया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है सेव का रंग परिवर्तन, कटे हुए सेव का रंग परिवर्तन, तो ये जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही है। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सेव का कटना, सेव को काटना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, और सेव को काटने के पश्चात उसके रंग में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि सेव जो होती है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर आयरन होती है। उसके बाद में हम लोग कुछ मैजिकल फैक्ट्स देख लेते हैं, जो आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक के आरबीएससी की जो बुक्स है वहां से मैंने इनको लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी के गिलास में आग लगना, कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे ये जो चीजें है ना, वो आप लोगों को आरबीएससी की बुक में बहुत अच्छे से मिलेगी। जैसे पानी के ग्लास होता है, उसके अंदर हम लोग कई बार देखते हैं कि जब हम लोग जादू वगैरह देखने जाते हैं, तो पानी के ग्लास के अंदर वो जो जादूगर होता है वो कुछ डालता है, तो उसमें से आग निकलती है, तो क्या होता है वो, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, कि पानी के ग्लास में आग लगना। कई बार पानी में सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और इससे ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा जो होती है वो हाइड्रोजन जलने के कारण क्या होती है, आग लग जाती है। जैसे सोडियम उसकी पानी के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो, और हाइड्रोजन और ऊष्मा, ये तीनों इसके अंदर रिलीज होते हैं और आग लग जाती है, और हम लोगों को लगता है कि जादूगर ने कोई जादू दिखाया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे देख लेते हैं कि एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का विलयन और दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का विलयन लेकर इसकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl, व सफेद धुआं बनता है। कई बार आजकल हम लोगों ने देखा है, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है तो सफेद धुआं नीचे की तरफ निकलता है, तो वो भी NH4OH और HCl की अभिक्रिया के कारण ही निकलता है, और NH4Cl होता है जिसके कारण धुआं निकलता है। कई बार हम लोगों ने जादू में भी देखा होगा, जो कई बार जादूगर जो होता है वो धुआं जो है वो निकालता है, और हम लोगों को लगता है कि उसने कुछ नया किया है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसका जो है वो फॉर्मूला के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में अभिक्रिया करता है, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और पानी का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड नोट पॉइंट, यानी कि मेहंदी जो होती है, ये भी चीज़ जो है वो आप लोगों को आरबीएससी की बुक में मिल जाएगी। मेहंदी में जो क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है, वो लासोन जो कि एक रंगहीन यौगिक जैसे यौगिक होते हैं, जो वायु के संपर्क में आता है तो लाल रंग का यौगिक जिसको मेहंदी प्राप्त हो जाती है ना। तो ये याद रखिएगा कि मेहंदी में क्या होता है, क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है, वो लासोन होता है। ठीक है, ये 3 यौगिक होते हैं जो वायु के संपर्क में आते हैं, और लाल रंग का पदार्थ जिसको भी हम लोग मेहंदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, यानी मोमबत्ती का जलना भौतिक भी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन भी है। आगे हम लोग देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण, जो आप लोगों की एनसीईआरटी की क्लास 8th में दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो है वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इसके द्वारा कोई नया पदार्थ हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो आप लोगों के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला तोता, इसको जो है वो लोहे के साथ में, यहाँ पे जो है ना लोहा लिखा हुआ, लोहे के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो जाता है। आयरन सल्फेट जो होता है FeSO4 जो हरे रंग का होता है, और कॉपर भूरे रंग का होता है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, और ये बहुत अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग सिरका, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, उसकी क्रिया खाने के सोडे से करवाते हैं, यानी खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य पदार्थ भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के चूने के पानी के साथ में यानी CaOH के हॉल्ट्राइज के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल हम लोगों को प्राप्त होता है।
अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं जो आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से और डिटेल में दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन में एक के एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थों के अलावा रासायनिक परिवर्तन में कुछ नई घटनाएं भी हो सकती है। यानी कई बार हम लोगों को एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई नया पदार्थ बना मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी इसके अपने पहचानने के कुछ अपने तरीके हैं। जैसे कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि वो रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। जैसे कि ऊष्मा उत्पन्न होगी तो मतलब रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश या किसी अन्य प्रकार का विकिरण जैसे पराबैंगनी आदि ये सब बाहर निकलती है या उनका अवशोषित होना भी रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा गंध में परिवर्तन, नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, कोई गैस का बनना, भोजन सामग्री का बासी हो जाना, ये भी सभी क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है और ये जो है वो आप लोगों के एनसीईआरटी के जो पीछे की तरफ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं ना, जैसे कोई चैप्टर होता है उस चैप्टर में पीछे की तरफ अभ्यास प्रश्न होते हैं, वहीं से लिया है और ये प्रीवियस ईयर भी है, पुराने जो पेपर हुए थे उनमें भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होती है। ऑब्वियसली हम लोग किचन में जो है वो एलपीजी का यूज करते हैं। सिलेंडर में एलपीजी जो होती है वो द्रव्य रूप में होती है और सिलेंडर से बाहर निकलते ही वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सिलेंडर में एलपीजी द्रव्य रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर निकलते ही वो गैस रूप में आ गई। पहले वो किस में थी? द्रव्य थी और अब वो गैस रूप में आ गई। तो ये तो हो गया परिवर्तन एक। परिवर्तन पहला क्या है? पहले द्रव में थी फिर गैस में आ गई और फिर यही गैस जलती है। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। क्या बोला है? यही गैस जल गई। ठीक है? तो ये हो जाता है आप लोगों के परिवर्तन डी। यहाँ पर आप लोग देखिएगा। अब वापस से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्या पूछा है कि सिलेंडर में जो एलपीजी गैस है वो द्रव से गैस में बदल गई। तो द्रव से गैस में बदली यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। यानी कौन सा परिवर्तन? परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन ए होता है भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पर दूसरे में क्या बोल रहा है कि गैस जलनी और जलने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन बी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। अब पूछा है निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है और सही कथन का चयन करना है। तो देखिए क्या प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं, ये तो हम लोगों ने देख लिया क्योंकि प्रक्रम एक ए जो है वो भौतिक परिवर्तन है। ए और बी दोनों दोनों रासायनिक नहीं है क्योंकि ए है वो भौतिक परिवर्तन है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हम लोगों ने देखा कि सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है? गैस जल रही है और गैस का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर्स को एलिमिनेट करना होगा। सेकंड सेम टू सेम इसी के जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अवायवीय जीवाणु जैसे कि जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करते हैं और जैव गैस यानी बायोगैस आदि बनाते हैं। तो बायोगैस का बनना, बायोगैस गैस बन रही है। गैस बनना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन ए रासायनिक परिवर्तन। फिर यही गैस ईंधन के रूप में जलती है। अब जलना परिवर्तन बी। जलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथनों का चयन करना है। प्रक्रम ए रासायनिक है, प्रक्रम बी रासायनिक है, दोनों रासायनिक है या कोई भी रासायनिक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा एक में गैस बन रही है दूसरे में वो जल रही है, तो दोनों के दोनों प्रक्रम कैसे हो जाते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे हम लोग देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक इतना ही था। हम लोगों ने कंप्लीट जो है वो इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं यहाँ पर कि कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके सामान्य नाम और उनके कुछ रासायनिक नाम भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग साधारण नमक की बात करें तो उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। धावन सोडा यानी धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। फिर आता है खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर देख लेते हैं चौथा लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। पांचवा आता है मुरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। फिर आता है फिटकरी पोटाश एलम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। फिर आता है चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बुझा हुआ चूना स्टॉल्क लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है बिना बुझा चूना, ये था बुझा हुआ चूना, यह है बिना बुझा चूना जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर आता है अल्कोहल जिसको एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी बोलते हैं, C2H5 का OH। फिर आता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग जो है वो हड्डियां वगैरह किसी की टूट जाती है तो उसको जोड़ने में किया जाता है, CaSO4.12H2O। नीला तोता यानी कि कसिस कॉपर सल्फेट CuSO4.10H2O। फिर आता है हरा थोथा फेरस सल्फेट FeSO4
ZnSO4.7H2O। फिर आता है सफेद तोता जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O। फिर आता है लूनार कास्टिक जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं AgNO3। चुनाव में प्रयुक्त स्याही होती है या जो अमिट स्याही होती है वो लूनार कास्टिक की होती है। एक बार हम लोग जब वोट दे देते हैं तो हमारे हाथों पर उंगलियों पर जो है वो स्याही लगाई जाती है जो बहुत दिनों तक मिटती नहीं है, तो वो जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की ही बनी हुई होती है। इनमें से एक से दो क्वेश्चंस आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे। फिर आता है ग्लोबल लवण। ग्लोबल लवण क्या होता है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। एप्सम लवण क्या होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, और ये जो है वो 2021-22 से जो रीट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा भी गया था, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या विरंजक चूर्ण। फिर देख लेते हैं सॉल्ट केक क्या होता है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। सुहागा जिसको टिंकल भी बोलते हैं या बोरेक्स भी बोलते हैं तो Na2B4O7.10H2O। इंडियन सॉल्ट पीटर जिसको शोरे का नमक भी बोलते हैं KNO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फास्ट जीन क्या होता है कार्बोनिल डाई क्लोराइड यानी कि COCl2। लिजॉर्ट लिजॉर्ट क्या लिथॉर्ड्स क्या होता है तो लेड ऑक्साइड PbO। सिरका एसिटिक अम्ल CH3COOH। फिर आता है मार्श गैस मेथेन CH4। शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर देख लेते हैं हम 26 नंबर पर हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कास्ट स्पिरिट मेथेनॉल CH3OH। रसायनों का राजा किसको बोलते हैं तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 30 ऐसे रसायन देख लिए, उनके जो है वो रासायनिक नाम विथ उनके जो है वो हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी देख लिए। तो इसमें से आप लोगों को एक से दो क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल सकते हैं। रीट एग्जामिनेशन इवन किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोगों को ये देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को RBSC के 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं, और भी मैंने जो है वो कुछ जो मैटर है वो अपनी इच्छा से भी इंक्लूड किया है, क्योंकि सब चीजों को एक ही साथ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन और उनके ऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 21% होती है जो मुक्त अवस्था में, और संयुक्त अवस्था में जल में 89%, भूगर्भ में 50%, पौधों और प्राणियों में 70% पाई जाती है। और ऑक्सीजन का जो नाम है वो लेवोशियर ने दिया था। ऑक्सीजन की संरचना कैसी होती है तो ऑक्सीजन यानी O2 में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है ऑक्सीजन की तो संयोजकता इसकी होती है 2। संयोजकता कैसे प्राप्त करते हैं क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, तो हम लोग कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, जैसे 8 है इसकी संयोजकता तो पहले हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके बाद में हम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं लेकिन हमारे पास में तो टोटली 8 ही होते हैं। 8 में से 2 हम लोगों ने भर लिए, पीछे बचे 6, लेकिन हमको कितने चाहिए 8 चाहिए, तो ये 2 किसी से ग्रहण कर लेगा, तो वो जो 2 होगी वो इसकी क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। आगे देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान इसका 16 होता है, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8-8 करके 16। अब देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन बनाने की विधियां। सबसे पहला आता है पोटेशियम के अपघटन के द्वारा, पोटेशियम के अपघटन के द्वारा यानी कि सी KClO3 जो 93 डिग्री केल्विन को गर्म करते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड होगा, केवल पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम और यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड होगा, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड के गर्म करने पर यानी KCl बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। वायु को द्रवित करते हैं तो क्लॉड विधि के द्वारा ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि वायुमंडल में क्या है ऑक्सीजन ही है। सोडियम परऑक्साइड यानी Na2O3 कमरे के ताप पर जल के साथ में अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस देता है। सोडियम परऑक्साइड यानी Na2O3 जो जल के साथ में अभिक्रिया करता है NaOH और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। न तो इसका कोई रंग होता है, न इसकी कोई स्मेल होती है, न इसका कोई टेस्ट होता है। ऑक्सीजन जलीय विलयन व लिटमस के प्रति कैसी होती है, उदासीन होती है, यानी ये न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है। जलीय विलयन में भी ये जो है होती है वो उदासीन होती है, और लिटमस के प्रति भी ये उदासीन होती है। द्रव ऑक्सीजन जो होती है वो हल्के नीले कलर की होती है, जिसका क्वथनांक 90.5 केल्विन व हिमांक कैसा होता है 55 केल्विन होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो जल में या तो अल्पविलेय होती है या अविलेय होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो अज्वलनशील गैस
है, लेकिन ये जलने में सहायता करती है, यानी कि अगर इसके साथ में CO2 मिल जाता है या जल मिल जाता है तो ये जलने में हेल्प करेगी, बल्कि ये खुद अज्वलनशील होती है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के कुछ रासायनिक गुण। ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में यह काम करती है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ नोट पॉइंट कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है, यानी फ्लोरीन के जो विद्युत ऋणता होती है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। इसीलिए फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन स्वयं जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है तथा OF2 यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान जो होता है वो 3.5 होता है और ऑक्सीजन सभी तत्वों से क्रिया करती है और उसका ऑक्सीकरण कर लेती है। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के धातुओं के साथ में अभिक्रिया। भाई ऑक्सीजन जो होती है वो धातुओं के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन के ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, भाई धातुओं के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया कैसे होती है, तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और हल्की धातुएं पेरोक्साइड भी बनाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, सोडियम के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद में NaO यानी सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो Na2O2 यानी कि सोडियम पेरोक्साइड हम लोगों को प्राप्त हो जाता है ना, सोडियम पेरोक्साइड। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख रहे हैं सोडियम पेरोक्साइड प्राप्त हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। यहाँ पर आप लोग एक मिस्टेक हुई है, एरर को ठीक कर लीजिएगा, Na2O2 आएगा, है ना, Na2O2। सोडियम पेरोक्साइड जो होता है वो Na2O2 होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। ऑक्सीजन अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करेगी तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। जैसे जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा और SO2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो SO2 बनाएगा। आगे देख लेते हैं ऑक्साइड क्या होता है, कि ऑक्साइड होता क्या है, तो किसी तत्व के ऑक्सीजन के साथ में क्रिया पर बने यौगिक जो होते हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं। अब हम लोग कुछ ऑक्सीजन के ऑक्साइड देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, तो आग बुझाने में, सोडा पिया का मतलब होता है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो। उसके अलावा हम लोग सोडा पीते हैं, सोडा के अंदर CO2 का उपयोग करते हैं। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये CO2 का उपयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में, सफेदी करने में, पेंट करने में, सीमेंट और कांच उद्योग में। फिर आता है आयरन ऑक्साइड का उपयोग Fe2O3, इसका उपयोग स्याही व रंग बनाने में, रेड ऑक्साइड यानी कि जंग रोधी लेप बनाने में भी किया जाता है। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, चीनी व वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, भाई भवन निर्माण में, पौधों के उगने में और मृदा में। भाई सिलिकॉन किस में होता है, तो वो मृदा में होता है, तो भवन निर्माण में मृदा चाहिए, पौधों को उगने के लिए भी मृदा चाहिए और मृदा में तो इसका उपयोग होता ही है। फिर आता है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसका उपयोग मरहम, क्रीम, औषधि और सफेद पेंट आदि में किया जाता है। आगे देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, शुद्ध एल्यूमिनियम बनाने में। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को ये प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो अनुचुंबी का प्रकृति का होता है। पहला, दूसरा नोट पॉइंट ये हो गया। फिर आता है NH3 और O2 यानी अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। NO प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं NH। आगे देख लेते हैं हम लोग SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो V2O3 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लेटिनम जाली की उपस्थिति में क्रिया करता है तो SO3 बनाते हैं। अब हम लोग कुछ ऑक्सीजन के उपयोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया में। उसके अलावा द्रव ऑक्सीजन व हाइड्रोजन रॉकेटों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी कि द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों का उपयोग जो होता है वो रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। और वेल्डिंग करते समय एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये रीट 2011 में पूछा गया सवाल है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, जिससे प्राप्त ज्वाला को ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग लोहे व इस्पात की मोटी चादर को काटने हेतु भी किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन के ऑक्साइड देख लिए और कंप्लीट जो ये PDF थी, इसकी PDF के लिए आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंप्लीट PDF आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।